हर बार की तरह वह आश्चर्यचकित निगाहों से बाकी बच्चों की माओं को देखने लगी। एक से एक साड़ी, सलवार, कमीज या जींस में सब ऐसे खड़ी थीं मानो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आई हों। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है ओहदा। मित्रों, आरती की थाल नीचे रखते हुए भैरवी ने सामने टंगी घड़ी पर नजर डाली। उफ, आज फिर 12:30 बज गए। जल्दी से बालों में कंघी फेर और दुपट्टा ओढ़ वह घर से बाहर निकलने लगी। सीढ़ी से नीचे उतरी तो याद आया कि चप्पल बदलना तो भूल ही गई। अब वापस जाने में देर हो जाएगी। तेज कदम बढ़ाते हुए वह बच्चों के स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। क्या जिंदगी है। सुबह 5:30 बजे अलार्म बजने से रात 10:30 बजे तक चकरघिन्नी की तरह घूमती रहती हूँ, सोचने लगी भैरवी। सुबह की चाय बनाकर अभी को जगाना, फिर उनके टिफिन के लिए सारा खाना तैयार करना, बच्चों को उठाना, नहलाना, दूध पिलाना, छोड़ने जाना। अक्सर अभी व बच्चों के जाने के बाद ही वह अपनी सुबह की ठंडी चाय गर्म करके पीती थी। उसके बाद झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, साफ सफाई आदि। नहाने तक तो 12 बज ही जाते थे। बच्चों को खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर सोने का मन करता, पर दोनों बच्चों की पढ़ाई, खेल, लड़ाई इत्यादि में तो उसकी नींद भी हराम थी। शाम को फिर वही भागम भाग शुरू। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यही सब सोचते सोचते भैरवी स्कूल पहुंच गई। हर बार की तरह वह आश्चर्यचकित निगाहों से बाकी बच्चों की माओं को देखने लगी। एक से एक साड़ी, सलवार, कमीज या जींस में सब ऐसे खड़ी थी मानो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आई हों। इतना समय कैसे मिल जाता है इन्हें? इन सब की भी तो गृहस्थी है, बच्चे हैं, सोचने लगी वह। तभी मनु की मम्मी उसके पास आई और बातें करने लगी। उनका सुंदर सा सूट, सैंडल, मैचिंग पर्स और लहलहाते खुले बालों को देखकर भैरवी को अपने पुराने से सूट व बाथरूम स्लीपर का एहसास हुआ। कल से अच्छे कपड़े पहनूंगी, उसने मन ही मन निश्चय किया, अगर टाइम मिले तो। दूसरे ही पल यह ख्याल आते ही उसने एक लंबी सी आह भरी। शाम को 4 बजे भैरवी अपने लिए चाय का पानी चढ़ा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी सुनकर चौंक उठी। इस समय कौन आया होगा? दरवाजा खोला तो सामने मोहना खड़ी थी, उसकी बचपन की सहेली। आज इतने सालों बाद मिलकर दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले से लिपट गईं। सोहना, तू यहाँ कैसे? दिल्ली कब आई? पहले खबर क्यों नहीं की? सवालों की झड़ी लगा दी भैरवी ने। सब बताती हूँ, पहले पानी तो पिला, बाहर कितनी गर्मी है। फ्रिज से ठंडी बोतल निकालते हुए भैरवी का मन अतीत में भटक गया। मोहना उसके स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वह विदेश जाकर वहीं बस गई थी। कभी कभी वहीं से फोन करके वह उसके हाल चाल जान लेती थी। पानी लेकर भैरवी बैठक में आई तो देखा कि मोहना उसके बच्चों को रंगीन चमचमाते कागज में लिपटे कई उपहार दे रही है। अरे, इन सब की क्या जरूरत थी? वह बोल पड़ी। अरे, एक तेरे लिए भी है, खोल कर देख। कहते हुए मोहना ने उसे भी एक पैकेट पकड़ा दिया। कटवर्क में क्रिस्टल का बड़ा सा खूबसूरत फूलदान देखकर भैरवी की आंखें फटी की फटी रह गई। भैरवी के बगल में दोनों बच्चे चैन की नींद सो रहे थे। कोने में सोए अभी के हल्के हल्के खुर्राटों की आवाज आ रही थी, पर भैरवी की आंखों में नींद का नामो निशान न था। आमतौर पर तो थके होने के कारण तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ जाती थी, पर आज मोहना के विचार उसके दिलो दिमाग पर हावी थे। मोहना ने आकर जैसे भैरवी के शांत जल के समान जीवन में कंकड़ फेंक दिया था। रह रहकर उसके मन में अशांति की लहरें उठ रही थी। मोहना का ऐश्वर्य देखकर वह अचंभित थी। कितनी बढ़िया जिंदगी है मोहना की। उसके दिल में टीस सी उठी। सब कुछ तो है उसके पास, बढ़िया नौकरी, बेइंतहा दौलत, अपने लिए भी कितना समय निकाल लेती है वह।
हर हफ्ते फेशियल, तभी तो इतनी निखरी त्वचा है। लेटेस्ट फैशन की डिजाइनर साड़ी पहनी थी। क्या ऐश है। एकाएक उठकर भैरवी आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपना थका हुआ चेहरा और आंखों के नीचे काले घेरों को देखकर एक बार फिर उसके सामने मोहना का दमकता हुआ चेहरा घूमने लगा। वह मन ही मन अपने जीवन को कोसने लगी। उसे अभी पर भी गुस्सा आने लगा, जो अपने काम में इतने उलझे रहते थे कि उसका हाथ बटाना तो दूर, कभी उसके काम की सराहना भी नहीं करते थे। उसे याद नहीं था कब आखिरी बार वे पिक्चर देखने या घूमने के लिए घर से बाहर निकले थे। बाकी पति अपनी पत्नियों को कितने प्यार से रखते हैं, उन्हें कितने उपहार देते हैं, यहाँ तो ये कई बार मेरा जन्मदिन भी भूल जाते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा ओहदा इस घर में सिर्फ एक नौकरानी का है, जो सबकी इच्छा पूरी करती रहती है। ना इन्हें और ना बच्चों को मुझसे प्यार है। सबका अपना अपना स्वार्थ है। सोचते सोचते कब रात बीत गई और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला भैरवी को। कुछ दिन भर की थकान और कुछ रात भर जागने का असर था कि खड़े होते ही भैरवी का सिर घूमने लगा। उसे जोर से चक्कर आया और वह गस खाकर गिर गई। आंख खोलने पर भैरवी ने देखा कि वह बिस्तर पर लेटी है। मिनी उसके पैर दबा रही थी और राहुल उसके सिर पर अपने छोटे छोटे हाथ फेर रहा था। पापा जल्दी आओ, मम्मी को होश आ गया। खुशी से चिल्ला पड़े बच्चे। अभी दौड़े दौड़े रसोई से बाहर निकले। उनके हाथ आटे से सने हुए थे। रोटी बना रहा था। खिसियाते हुए अभी ने उसे समझाया, पर आपका ऑफिस ऑफिस तो रोज का है, बीबी रोज रोज थोड़ी बीमार होती है। मुस्कुराकर अभी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर कह रहे थे कि बस आराम की जरूरत है तुम्हें, इसलिए मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है। मिनी चहकते हुए बोली, मम्मी आज मैंने झाड़ू लगाई। और पापा ने पूछा। पापा ने बर्तन भी धोए और हमें नाश्ता भी कराया। और अब हमारी रानी साहिबा के लिए खाना आएगा। अभी हंसते हुए बोले, आपने खाना बनाया? विश्वास नहीं हो रहा था भैरवी को। मैं बाकी दिनों भले ही घर के काम को हाथ नहीं लगाता, पर जरूरत पड़ने पर सब कुछ कर सकता हूँ। अब एक हफ्ते तुम करोगी आराम और मैं करूंगा काम। क्यों बच्चों? अभी के हाथ की बनी कच्ची पक्की रोटियां, पानी जैसी दाल और जली सब्जी भैरवी को भगवान के प्रसाद के समान लग रही थी। खाना ठीक तो है? भैरवी की आंखों में आंसू देख अभी ने चिंता प्रकट की। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। इसमें आपका प्यार जो मिला हुआ है, भैरवी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। चलो चलो अब मम्मी को आराम करने दो, मैं तुम्हें होमवर्क कराता हूँ। कहते हुए अभी बच्चों को दूसरे कमरे में ले गए। भैरवी की बंद पलकों से पश्चाताप के झरझर आंसू बह रहे थे। इतनी बड़ी गलती की थी उसने अपने पति और बच्चों को समझने में। यही तो जीवन की खुशी है। यह प्यार ही तो उसके जीवन का आधार है। अपनों के लिए दिन भर काम करने में ही तो असली आनंद है। वह कैसे भूल गई? आज भैरवी को घर में अपना असली ओहदा समझ में आ गया था। नौकरानी नहीं, घर की रानी का। मित्रों, हर कहानी में कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।